नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। आज मैं प्रोटीन के कार्यों के बारे में बताऊंगी कि प्रोटीन का क्या कार्य है। अगर परीक्षा में आए कि वो पोषक तत्वों का नाम बताइए जिसका प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला पोषक तत्वों का नाम बताइए, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहेंगे विटामिन है या खनिज लवण है या प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या जल है, किसको हम कहेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप डिटेल से पढ़ा करो ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। आप कहते हो कि मैडम एक एक लाइन का कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नहीं पढ़ा सकते। एक एक लाइन में आप क्या पढ़ोगे बच्चे? एक एक लाइन में क्या पढ़ोगे आप ही बता दो। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन में आप कौन सी सिलेबस को कंप्लीट करोगे? एक लाइन में केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ही आंसर दिया जा सकता है, जो आपको रटा रटाया ही होगा। अगर उस क्वेश्चन में थोड़ी फेरबदल हुआ या वो क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन आया, तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे करेक्टली। अब मैं आपको बताती हूँ प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन, जैसा कि आप जानते हो, ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है प्रोटीएज, अब प्रोटीएज को हिंदी में बोलते हैं प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। ग्रीक वर्ड है ये जिसका अर्थ होता है प्रोटीएज, और इसको प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला पोषक तत्व कहते हैं। अगर आप प्रोटीन के खोज पर ध्यान डालोगे, एक नज़र डालोगे, तो पता चलेगा कि 1838 ईस्वी में मोल्डर नामक वैज्ञानिक ने, जो डच वासी थे, उन्होंने इसकी खोज की थी और उन्होंने बताया था कि प्रत्येक प्राणी का, जो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, प्रत्येक प्राणी का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। मतलब हमारी कोशिकाएं प्रोटीन की ही बनी होती हैं। तो जब हमारी कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती हैं तो इसका अर्थ हुआ कि ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पर पहुंचते हैं। प्रोटीन के क्या कार्य हैं? प्रोटीन का कार्य है, पहला काम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्यक्ति के या कोई भी प्राणी है जो आप देखते हो, खास करके हम मानव के बारे में बात करते हैं, तो देखते हैं कि वृद्धि और विकास में प्रोटीन की अहम भूमिका होती है। आप ऐसे देखो, छोटा सा बालक, एक नन्हा सा बालक जो माँ के गर्भ में, जिस समय माता कंसीव करती है, उस समय जब फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, तो उसका आकार एक पिन का एक जो सिरा है, नोक है, उतना बड़ा ही होता है। लेकिन 9 महीने में वह जो पिन के नोक के सिरे के बराबर था, वह बालक अब 2.5 किलो 3 किलो तक का हो जाता है। और उसके सारे ऑर्गन्स आप देख सकते हो नन्हे बालक को, तो उसकी आंखें भी होती हैं, नाक भी होता है, गाल भी होता है, होंठ भी होते हैं, हाथ पैर होते हैं, हाथों में नाखून भी है, यहाँ तक कि नाखून होता है। तो इतने सारे ऑर्गन्स का निर्माण हो जाता है। और जन्म के बाद जिस बालक का वजन आप देखते हो कि 2.5 से 3 किलोग्राम है, लंबाई 16 से 18 इंच है, वही बालक साल भर का होते होते अपने वजन से 2 गुना और 6 माह में अपने वजन से 2 गुना, 6 माह में अपने वजन से 2 गुना। अगर जन्म के समय किसी बालक का वजन 3 किलोग्राम है, तो साल भर का होते होते वह बालक 9 किलोग्राम का हो जाता है। और फिर आप देखते हो 5 साल में वो बालक चलने फिरने दौड़ने लगता है, सब काम करने लगता है, और 17-18 साल का युवा होते होते हमारी और आपकी तरह बन जाता है, जो कि अपने शरीर सारे दायित्वों का निर्वहन करता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम देखते हैं तो हमारे बॉडी में 66% वाटर है। इस वाटर को हटा दिया जाए और ड्राई वेट देखा जाए, तो हमारे ड्राई वेट का आप देखोगे तो आधा भाग हमारा जो है शरीर प्रोटीन का बना होता है। कितना? आधा भाग, मतलब 50% ड्राई वेट का जो है वह प्रोटीन का बना होता है, जिसमें से 1/3 भाग मतलब आपके मांसपेशियों में होती हैं। तीसरा हिस्सा है ना,
1/3 भाग आपकी मांसपेशियों में होता है, 1/5वां भाग आपके हड्डियों में होता है, 1/10 भाग आपकी त्वचा में होता है, और रिमेनिंग जो भाग है, जो शेष बचा हुआ रह गया है, वह आपके रक्त में, लसिका में, हार्मोन में, एंजाइम्स में, एंटीबॉडीज में, इनमें पाया जाता है। तो आप ये देखो, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं का, चाहे वो तंत्रिकाएं हों, चाहे वो हड्डियां हो, चाहे वो पेशियां हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, वह प्रोटीन की बनी होती हैं। दूसरा क्या काम है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ऑफ किसका? जो हमारी शरीर की कोशिकाएं हैं, निरंतर इनमें टूट फूट होते रहती हैं। हमेशा जो है कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं, हमेशा युवा नहीं रहती कोशिकाएं, न नर्म रहती है, बल्कि वो समय के साथ घिसते रहती हैं और टूट फूट होते रहता है। उसकी जगह पर नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। तो नवीन कोशिकाओं का निर्माण होना, पुरानी तंतुओं का नष्ट होने के जगह पर जब नई कोशिकाएं बनती हैं, तो रख रखाव में, मेंटेनेंस में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे? मान लो कि हम जल जाते हैं, या हमारा हाथ कट जाता है, या कहीं रगड़ खा करके चोट खाते, तो वहाँ की कोशिकाएं हमारी डैमेज हो जाती हैं। जब डैमेज हो जाती हैं, तब वहाँ पर उन कोशिकाओं के नवीन तंतुओं के निर्माण के लिए कौन सा काम आता है? हमारा प्रोटीन ही काम आता है। और हमारी त्वचा जो है, हमारा पेशियां है, वह फिर अपने पहले की तरह ही काम करने लगती हैं। तो ये मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, या कहोगे कि जो हमारे पुराने टूट फूट तंतुओं का हुआ है, उनके रख रखाव में, उनके मेंटेनेंस में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे ब्लड कोएगुलेशन का काम होता है, रक्त जमता है। तो रक्त कैसे जमा? कट गया, कटने के बाद देखते हो कि 2-3-4 मिनट में हमारा रक्त स्वतः ही बहना बंद हो जाता है और वहाँ पर रक्त जमने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे रक्त में होता है फाइब्रिनोजन। वो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल करके, और जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, उसको अपनी जाल में फंसा लेता है, जिसके कारण जहाँ से कटा फटा है उसको सील कर देता है। और सील करने के बाद हमारे जो रक्तवाहिनियाँ हैं, उनसे ब्लड का बहना बंद हो जाता है। इसी प्रकार से आप देखते हो कि हमारे जो आरबीसी है, जैसा कि मैंने अभी बताया, लाल रक्त कणिकाएं, उनका भी जीवन काल 120 डेज का होता है, 120 दिन का। इसके बाद वो स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो जब डैमेज हो जाती है, तो उसके जगह पर नई आरबीसी बनता है, नई लाल रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं बनती हैं। तो ये बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कौन? प्रोटीन। इसके बाद देखते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस। हमारे शरीर में कई प्रकार की रेगुलेशन होता है, और तभी हमारा बॉडी सुचारू रूप से काम करता है। हमारे बॉडी के विभिन्न गतिविधियों को नियमित करने में प्रोटीन की अमूल्य भूमिका होती है, जिसमें हम देखते हैं पहले एसिड बेस बैलेंस, अम्ल क्षार संतुलन। अम्ल क्षार संतुलन से क्या मतलब है? मतलब ये रहा कि अगर हमारी बॉडी में, हमारे रक्त में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, तो रक्त हमारा अम्लीय हो जाएगा, एसिडोसिस। और इसी तरह से अगर क्षार की मात्रा बढ़ जाएगी, तो रक्त की जितनी क्षारीयता होनी चाहिए उससे अधिक क्षारीय रक्त हो जाएगा, और दोनों स्थितियां खराब है। इसलिए एसिड बेस बैलेंस में प्रोटीन की भूमिका होती है। प्रोटीन खुद बफर की तरह काम करता है। जहां लगता है कि एसिडिटी ज्यादा हो गया, वहां पर प्रोटीन क्षार की तरह काम करता है, और जहां लगता है कि प्रोटीन ज्यादा, रक्त आपका ज्यादा क्षारीय हो गया, वहां पर प्रोटीन खुद एसिड की तरह काम करता है। और इस तरह से एसिड बेस बैलेंस को करने में प्रोटीन की भूमिका होती है। समझ गए? इसके बाद हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स के निर्माण में प्रोटीन की योगदान होता है। चाहे कोई भी हार्मोन हो, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं, या थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, या आपके सेक्स ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है, पिट्यूटरी हार्मोन हुआ, ग्रोथ हार्मोन हुआ, या दूध निर्माण, दूध को स्रावित होने के लिए जिन हार्मोन की जरूरत होती है, इन सभी प्रकार के हार्मोन के निर्माण के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, तो जो मैंने अभी आपको बताया ग्रोथ हार्मोन है, या आपको
दूसरे जो हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है वो, या आपके इंसुलिन हार्मोन है जो आपके ग्लूकोज लेवल को बैलेंस बनाए रखता है, इसका निर्माण नहीं हो पाएगा। और जब निर्माण नहीं होगा तो हमारा बॉडी में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएंगे, जो मैं आगामी वीडियो में बताऊंगी जब मैं हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो आप देखो, रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस में ये मदद करता है, एसिड बेस बैलेंस में मदद करता है, हार्मोन्स के निर्माण मदद करता है, और एंजाइम्स के बनाने में भी। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो एज सच हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है, बल्कि उनको पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। आप जानते हो, काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन है, और आपके माल्टेज है, लाइपेज है, एमाइलेज है। तो ये सारे जो एंजाइम्स हैं जो हमारे भोजन पर एक्ट करते हैं, भोजन को पचाने में मदद करते हैं, भोजन सरल अणु में टूट जाता है, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में टूट जाएगा, फैट फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। तो इनको तोड़ने के लिए, वसा को पचाने के लिए लाइपेज की जरूरत होती है। तो ये लाइपेज एंजाइम बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? प्रोटीन चाहिए। तो ये प्रोटीन जो है आपके एंजाइम्स बनाने में मदद करता है। इसी प्रकार से एंटीबॉडीज के बनाने में भी, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में किसकी जरूरत होती है? हमारी प्रोटीन की। एंटीबॉडीज क्या करता है? बाहर से आए हुए जो भी हमारे जीवाणु विषाणु हैं, जो वातावरण में घूमते फिरते रहते हैं, तैरते रहते हैं, वो हमारे सांस के माध्यम से, बोलने खांसने छींकने के माध्यम से अथवा अन्य माध्यम से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, लेकिन वो रोग पैदा नहीं कर पाते हैं। क्यों? हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की, जो बाहर से आए हुए जीवाणु विषाणुओं को मार के खत्म कर देता है और बॉडी को दुरुस्त रखता है, तंदुरुस्त रखता है। इसके तो एंटीबॉडीज के निर्माण के लिए भी हमारे प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके बाद वाटर बैलेंस, जल संतुलन के लिए भी हमारी बॉडी में कितना वाटर हमारी बॉडी को चाहिए, कितना वाटर हमारे बॉडी को नहीं चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो हमारे यूरिन के माध्यम से या हमारे स्वीट के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस स्थिति में होता क्या है कि जो प्रोटीन है वो कोलोइड रूप में रहता है। मतलब कोलोइड रूप समझो, जैसे गोंद की शीशी देखे हो ना, गोंद देखा आपने, या मांड देखा चावल का, उस तरह की स्थिति में हमारा प्रोटीन रक्त वाहिनियों में, रक्त के भीतर, रक्त प्लाज्मा में रहता है। और इसका क्या काम है कि प्रोटीन को बाहर, इसके कारण प्रोटीन छन करके बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जब प्रोटीन की कमी हो जाती है, तब ये जो प्रोटीन मैंने आपको बताया जो कोलोइडल रूप में रहता है, कमी हो जाएगी तो क्या हुआ, ये बाहर निकल जाएंगी रक्त नलियों के दीवार से होकर के। और जब रक्त वाहिनियों के दीवार से होकर बाहर निकल जाएगी तो जो आपका एक्स्ट्रा जल है, वाटर है, वो कहाँ जाकर के जमा हो जाएगा? कोशिकाओं में और ऊतकों में। समझ गए बात को? इस प्रकार से प्रोटीन हमारा वाटर बैलेंस में मदद करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी ये मदद करता है। मांसपेशियां जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, जिसमें एक्टिन और मायोसिन रहता है। तो एक्टिन और मायोसिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन ही है। इनके निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। जैसे हमारी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा रिलैक्स होंगी, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होंगी, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जैसे आप देखते हो ना, एग्जामिनेशन में आप 3 घंटा लिखते हो, आप हाथ ऐसे फटकारने लगते हो, या आप कपड़ा धोने जाते हो, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा धोते हो तो थक जाते हो। क्यों थकते हो? क्योंकि हमारी पेशियां निरंतर काम करती हैं, और जिस जगह की पेशियां ज़्यादा काम करती हैं वो ज़्यादा जल्दी थक जाता है। मान लो बोलने में जो पेशियां मदद कर रही हैं, जीभ की पेशियां कर रही हैं, या तालू की पेशियां कर रही हैं, होठ की पेशियां कर रही हैं, तो ये पेशियां जल्दी थक जाती हैं। अब आपको एक टाइम आएगा कि बोलने का मन नहीं करेगा, इसी प्रकार से लिखने का मन नहीं करेगा। आप चल रही हैं, चलते चलते 2 घंटा चले, 4 घंटा चले, फिर आपके हाथ पैरों की पेशियां थकने लग जाती हैं। क्यों? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण, संकुचन और प्रसारण के कारण। इसके बाद कई विटामिन के निर्माण में ये प्रिकर्सर की तरह काम करता है। जैसे आपका नियासिन है, सेरोटोनिन है, इनके निर्माण के लिए चाहिए ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। कॉलिन है, उसके निर्माण के लिए क्या चाहिए? मेथियोनिन। तो अगर मेथियोनिन नहीं रहेगा आहार में, ट्रिप्टोफैन नहीं रहेगा आहार में, तो नियासिन और सेरोटोनिन जैसे विटामिन का
निर्माण नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से ब्लड कोएगुलेशन में, रक्त के थक्का जमाने में भी ये प्रोटीन मदद करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन है वो क्या काम करता है। प्रोटीन में क्या रक्त के थक्का जमाता है। कैसे? रक्त में होता है फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन ही फाइब्रिन में बदल जाता है विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा। आप मेरी वीडियो देखिएगा, जब हमने ब्लड कोएगुलेशन के पूरा ही डिटेल से एक वीडियो बनाई है, उसमें जाके देख सकते हो कि फाइब्रिनोजन विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से फाइब्रिन में बदल जाता है। ये फाइब्रिन क्या है? महीन जाल की तरह होता है। जैसे मछली का जाल होता है, इसी प्रकार से ये जाल होता है, और इस तरह का जाल में जो आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी है आकर के फंस जाता है, और फिर वहां से रक्त का बहना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर बॉडी में प्रोटीन है, और जब प्रोटीन रहेगा तो फाइब्रिनोजन भी होगा, और जो रक्त जमने की प्रक्रिया होगी, रक्त बहने के बाद जितना अगर फाइब्रिनोजन की मात्रा होगी तो उतनी जल्दी रक्त का जमना प्रारंभ हो जाएगा। अगर नहीं रहेगा, प्रोटीन की कमी रहेगी, तो एक बार अगर आपका हाथ कट गया है, पैर कट गया है, जिस हिस्से को कट गया, वहां से आप देखोगे कि बार बार और खूब मात्रा में आपका रक्त निकलता रहेगा। तो रक्त को जमाने में प्रोटीन की अमूल्य भूमिका होती है। इसके बाद देखो, नॉर्मल विजन के लिए, सामान्य दृष्टि के लिए भी प्रोटीन जरूरी है। आप जानते हो हमारी आंखों के रेटिना के भीतर होता है रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं, इसमें रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन होता है। यही रोडोप्सिन आयोडोप्सिन हमें अंधकार से प्रकाश में, और या प्रकाश से हम आते हैं तो अंधकार में हमें कुछ देर के लिए दिखाई नहीं पड़ता है, पर धीरे धीरे हमें अंधकार में जो वस्तु है रखी हुई, वह भी थोड़ी देर के बाद दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि इनको चेंज होने में टाइम लगता है। तो ये जो ऑप्शन है इसमें, रोडोप्सिन या आयोडोप्सिन, तो ऑप्सिन एक प्रकार का प्रोटीन है। तो ऑप्सिन नामक प्रोटीन के बनाने में भी आपको प्रोटीन चाहिए। इसी प्रकार से प्रोटीन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह काम करता है, स्थानांतरण प्रोटीन की तरह। मतलब प्रोटीन अपने माध्यम से दूसरे पोषक तत्वों का भी स्थानांतरण करता है। कैसे? अब देखो एग्जांपल बताती हूँ। जैसे लाइपोप्रोटीन है, तो लाइपोप्रोटीन में लिपिड्स क्या है? प्रकार का वसा है, वसा का स्थानांतरण करता है। इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन, जिसमें हीम एक आयरन है और ग्लोबिन इज ए प्रोटीन, तो वो किसका स्थानांतरण कर रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। हमारे बॉडी में जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, या हमारे सेल्स के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट होता है, बाहर उत्सर्जी तंत्र के द्वारा बाहर निकलता है, तो इसको ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन ही तो कर रहा है। हीम ही अपने साथ ऑक्सीजन को ले जाता है, जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है तो उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। मैं समझती हूँ कि ये आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन समझ में आ गया होगा। लाइपोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, ट्रांसफेरिन में क्या करता है? आयरन का ट्रांसफर करता है एक स्थान से दूसरे स्थान में। इसी तरह से रेटिनॉल में विटामिन ए का ट्रांसफर हो जाता है। तो प्रोटीन कई महत्वपूर्ण काम करता है और कई पोषक तत्वों को स्थानांतरित करता है। इसके बाद माता के स्तनों में दूध के निर्माण में भी प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप जानते हो, हम जब अपने टाइम में थे तो हमारी माँ यही कहती थी कि भाई दूध से दूध बनता है, मतलब जितना दूध पियोगे उतना ही आपके स्तनों से दूध का निर्माण होगा। और ये सच भी है, मैंने खुद इसको बात का अनुभव किया है। जब बालक दूध पी लेता है माँ के स्तन से, और अगर माँ के आहार में प्रोटीन नहीं है, माँ ने अगर दूध का सेवन नहीं किया है, अगर माँ ने प्रोटीन युक्त जैसे दाल है या जो भी है, दूध है, दही है, जिनमें प्रोटीन की प्रचुरता रहती है, अगर उसका वो सेवन नहीं करती है तो बालक को माँ के स्तनों से इतना दूध नहीं बनता है जिससे कि उसका पेट भर सके। माता के दूध में 1.2 ग्राम जो प्रोटीन होता है, वह प्रोटीन के लिए माँ के आहार में प्रोटीन का होना नितांत आवश्यक होगा, तभी माता के स्तनों में दूध का निर्माण होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण काम करता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लेकर के, मेंटेनेंस से लेकर के, रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस के लिए, नॉर्मल विजन के लिए,
ब्लड के रेगुलेशन के लिए, मिल्क फॉर्मेशन के लिए, हार्मोन के निर्माण के लिए, एंजाइम्स के निर्माण के लिए, और जो विभिन्न गतिविधियां हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, इन सबों के लिए हमारे आहार में प्रोटीन का होना अनिवार्य है। अगर प्रोटीन युक्त भोजन हम ग्रहण नहीं करेंगे तो ये सारी क्रियाएं बाधित होंगी और इससे संबंधित रोग उत्पन्न हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको क्वाशरकोर और मैरास्मस के बारे में डिटेल्स बताया है कि अगर बालकों के आहार में प्रोटीन नहीं होगा तो क्वाशरकोर हो जाएगा, मैरास्मस हो जाएगा, मैरास्मिक क्वाशरकोर हो जाएगा और अगर बड़े के आहार में प्रोटीन नहीं होगा तो रक्तहीनता जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, मसल क्षय हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप जो देखे हो वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की इजाज़त। बाय बाय, फिर मिलते हैं।